नमस्कार, मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम फिर से राष्ट्रीय समस्या मतलब ममता दीदी के ऊपर बात करेंगे। अगर बंगाल की दशा और दिशा देखें तो एक तरह से ये अलगाववाद की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। आज तो बहुत ही गजब हो गया जब देश की महामहिम राष्ट्रपति ने ये कहा इनफ इज़ इनफ, अब बहुत हो गया। इसके पीछे उनका वो दर्द था जो बंगाल में ममता सरकार में जो शासन प्रशासन पुलिस मिलकर आम जनता को कष्ट दे रहे हैं और उनके प्रोटेस्ट को दबा रहे हैं। एक नज़र अगर अपन बहुत छोटी सी हिस्ट्री के हिसाब से अगर बंगाल के बारे में देखें तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहला आरोप लगता है उस पर कि उनने रोहिंग्याओं को बसाया। आप ताजुब करेंगे कि बंगाल जैसे प्रदेश में लगभग 5 करोड़ रोहिंग्या, जो बांग्लादेश है उसकी बॉर्डर और बंगाल की बॉर्डर लगी हुई है, तो वहाँ से वो क्रॉस करके आते हैं और अपने बंगाल में रहते हैं। अब इनके रहने के लिए जगह कम पड़ गई है, इसलिए इन्होंने जो कलकत्ता की जो फुटपाथ है उस फुटपाथ पे इन्होंने अपनी झोपड़पट्टी बना ली है और कहा यहाँ तक जाता है कि पूरे प्रदेश की कोई भी ऐसी फुटपाथ पट्टी नहीं है जहाँ झोपड़पट्टी ना हो। और झोपड़पट्टी में रहने वाले मतलब जिनका वहाँ नामो निशान नहीं था, उन्होंने अपना जो बांग्लादेश से आकर यहाँ पर शरण ली। इस तरीके से जो अवैध अप्रवासी हैं हमारे बंगाल में, एक तो उन्होंने कब्जा करके रखा है और वो जिस तरीके की सरकार चाहते हैं, जो चाहते हैं उसी तरीके का लक्ष्य हमारी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता दीदी, उनका भी है। एक बात नहीं समझ में आती कि अगर वो कहती हैं कि मैं बनर्जी हूँ, अगर वो अपने आप को हिंदू बताती हैं, अगर वो ये बताती हैं कि साहब उन्हें हिंदुस्तान से बहुत प्यार है, तो वो किस तरीके की राजनीति कर रही है। आपको याद होगा वो संदेश खाली की घटना, जहाँ पर एक मुस्लिम नेता द्वारा, जो टीएमसी का ही नेता था, वहाँ की सैकड़ों महिलाओं को रात में बुलाना, उनके साथ अय्याशी करना, उनके साथ बेमर्जी से बलात्कार करना, दुर्व्यवहार करना, यहाँ तक कि उनकी संपत्तियों को हड़प लेना। जब ये मामला उठा, इसमें भी ममता बनर्जी ने अपराधियों का ही साथ दिया। जब ये मामला उठकर सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने इनको लतेड़ा, तब जाके उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो पाई। अगर आप देखें इसके और पहले जाएं तो आप देखेंगे कि जब हमारे यहाँ लॉकडाउन लगा हुआ था उस समय सीबीआई की कार्रवाई चल रही थी और सीबीआई जब कलकत्ता में एक मामले की इंक्वायरी करने के लिए पहुंची तो ममता बनर्जी ने केंद्रीय बल को, माने जो एक देश की संप्रभुता है कि ये जो 36 राज्य हैं इन्हें केंद्र की बात मानने के लिए बाध्य रहना पड़ेगा, उसको भी डिनाई करते हुए इन्होंने सीबीआई को अपने प्रदेश में घुसने से मना किया। और जब वो गई तो इन्होंने सीबीआई को बाकायदे अंडर अरेस्ट ले लिया। आप सोचिए कि एक केंद्रीय संस्था जो इतनी बड़ी है उसको किस तरीके से कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री ना मानने और उनकी गिरफ्तारी पर आमादा हो सकता है। बड़ी शर्म की बात है साहब कि ममता बनर्जी किसी भी तरीके से बंगाल को देश का हिस्सा मानने को तैयार ही नहीं है। वो ये मानती हैं कि ये एक छोटा सा हमारा देश है जिसकी मैं प्रधानमंत्री हूँ। फ़िलहाल मैं मुख्यमंत्री कहला रही हूँ, पर फ्यूचर में जाके मैं इसकी प्रधानमंत्री तो बनूंगी ही, और आज भी मैं बगैर नाम से इसकी प्रधानमंत्री हूँ। अब अगर आगे हम देखें तो आप देखते होंगे कि अभी पिछले 10 सालों से ममता बनर्जी ने हिंदू विरोध और राष्ट्र विरोध के चक्कर में ये हालत कर दी है कि जो बंगाल काली पूजा के नाम से जाना जाता था उसकी भी परमिशन वो नहीं देती है। जहाँ अनादिकाल आदिकाल से वहाँ माने काली पूजा होती आ रही है और देश का सबसे पुरातन और शक्तिपीठ काली मंदिर वहीं है, पर उसके बावजूद वो हिंदुओं को वो त्यौहार मनाने से वो मना करती हैं। यहाँ तक कि हिंदुओं को हर त्यौहार मनाने के लिए हाई कोर्ट की शरण लेना पड़ती है और हाई कोर्ट फिर वहाँ पर इंटरवीन करने के बाद परमिशन देता है, तब जाके उनको परमिशन मिलती है अपना त्यौहार मनाने के लिए। वहीं अगर आप देखेंगे कि मुस्लिमों का कोई त्यौहार होता है, चाहे मुहर्रम हो चाहे ईद हो, उसके लिए स्पेशल पैकेज और साथ में सुरक्षा बंदोबस्त इतने तगड़े किए जाते हैं और कहा जाता है कि आप जहाँ से चाहें जैसा चाहें वहाँ से अपना जुलूस निकालें, हम आपके साथ हैं। ये जो अपीजमेंट की पॉलिसी है इसने देश को 2 हिस्सों में बांट के रख दिया है। आप ये समझ लें कि
एक तरफ हिंदू खड़े हैं बिल्कुल क्लियर, और एक तरफ मुस्लिम खड़े हैं। और मुस्लिम वो मुस्लिम हमारे देश वाले मुस्लिम नहीं, जो बाहर से भाग के आए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हमारे देश के मुस्लिम अच्छे हैं या बुरे हैं वो हम समझ लेंगे, वो हम देखेंगे, वो हमारे हैं। पर जो बाहर से आ रहे हैं, जो विदेशी हैं, वो इस देश का भला कभी नहीं चाहेंगे। पर उनके साथ ममता सिर्फ अपने राजनीतिक कारणों के कारण खड़ी हुई है। अब अगर आप आगे देखें तो फिलहाल जो हुआ अभी कलकत्ता में, वो बच्ची का जो बलात्कार और मर्डर हुआ, उसको देखें। इस तरीके के सैकड़ों केस हो रहे हैं। 50 बार ममता ने केंद्र की बात मानने से इनकार किया। यहाँ तक कि जब केंद्र वहाँ से कोई भी मदद किसानों को या गरीब महिलाओं के लिए भेजता है तो ये इसलिए नहीं मांगती क्योंकि इसको ये बोलना पड़ेगा कि ये प्रधानमंत्री योजना के तहत आपको पैसा दे रहे हैं। ऐसे कितने पैसे ये डंप करके रखेंगे। और जो हमारा मनरेगा का मामला था जिसमें केंद्र ने इनको पैसा भेजा था, इन्होंने 3 साल के अंदर करोड़ों रुपए का उसमें घोटाला किया। इस पर केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी से उसके बारे में डिटेल मांग ली। वो डिटेल उसने आज तक नहीं दिया। आज ये स्थिति है कि केंद्र तो शर्म के मारे कोर्ट में नहीं जा रही, पर आम जनता जा रही है। कुछ भी होता, इवन उसको सांस भी लेना है तो उसको कोर्ट का सहारा लेना पड़ता। और एक वक्त ये आएगा कि वो कोर्ट की बात मानने से भी इनकार कर देगी। मेरी बात ध्यान रखिएगा, वो इतनी बड़ी डिक्टेटर है। आपने अगर देखा हो तो ठीक ममता बनर्जी जैसा ही सपना केजरीवाल ने देखा था कि देश जाए भाड़ में, अगर पंजाब अलग हो जाता है तो मैं उसका प्रधानमंत्री बनूंगा। यही हाल ममता बनर्जी का है कि देश जाए भाड़ में, अगर बंगाल एक अलग राष्ट्र भी बन जाता है तो मैं खुश हूँ, पर अपनी राजनीति नहीं छोड़ूंगी। इस तरीके के हालात में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, अब उनकी नीति क्या है मुझे तो नहीं मालूम, पर आम जनता और एक छोटे से व्यक्ति के हिसाब से जो मुझे समझ में आता है, वो उन पर हाथ डालने से भी डर रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत ही अजीबोगरीब बात मुझे लगती है कि नरेंद्र मोदी जी को यूक्रेन और रशिया के युद्ध को रुकवाने के लिए टाइम है। वो बाइडेन और अमेरिका का जवाब देने के लिए उनके पास टाइम है। अंतर्राष्ट्रीय छवि को और पॉलिश करने के लिए टाइम है। वो चलते युद्ध में यूक्रेन पहुंच जाते हैं, जीतते ही वो रूस पहुंच जाते हैं और जाके वहाँ पर संधि कराने की कोशिश करते हैं। ये सारी बातें बेकार हैं आदरणीय मोदी जी। जब तक आपके घर में जो आग लगी है उसको आप नहीं बुझा रहे हैं। बड़ी मुश्किल की बात है कि आप अपने घर से इसलिए भागे क्योंकि आपके घर की छत में आग लग गई। इतने में आपने पड़ोसी के यहाँ देखा कि आग लग गई, आप वहाँ पे दौड़ गए। आप जब तक वहाँ बुझाएंगे तब तक आपके घर की आग आपके घर को सफाचट कर देंगे। इसीलिए मेरा कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय छवि चमकाने से अच्छा है आंतरिक कार्यों में, आंतरिक देश के जो भी मामले हैं उनमें आप ज़्यादा अलर्ट रहें और ध्यान दें। देश की क्या हालत हो गई है। अधिकतर प्रदेश आपकी बात नहीं मानते हैं। चाहे जो खड़े होकर आपको गाली देता वो आपको गाली नहीं देता, जिन जिन ने आपको वोट दिया है वो उन सबको गाली देता है। हम सब हर्ट होते हैं। आपकी छवि वो कहाँ गई। क्या गलत बोलता है अखिलेश यादव, ये क्या गलत बोलता है राहुल गांधी कि पहले शेर जैसे चलते थे अब थोड़ा झुक के चलते हैं क्योंकि हमने उनको 240 पिला दिया। बिल्कुल गलत नहीं कहता। अगर इस बात पे आप ध्यान दें तो जो 2014 का नरेंद्र मोदी था, जो 2019 का नरेंद्र मोदी था और जो 2024 का नरेंद्र मोदी है, हकीकत इसमें बहुत फ़र्क है। मैं कहता हूँ सीट आपके पास कम है। आप अपने पार्टनर से बात कीजिए। अपने जो मुद्दे आपके राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, 2 ही बड़े पार्टनर हैं, उनसे बात कीजिए। आंध्रा वाले से और बिहार वाले से उनकी सहमति लीजिए, उनको विश्वास में लीजिए और दहाड़िए। वैसे ही शेर अगर पकड़ के सर्कस में लाया जाए वो चुप रहता है, पर जब बोलता है तो वो दहाड़ के ही बोलता है। मैं नहीं बोलता। आजकल जो आपकी आवाज़ है, आजकल आपका जो वक्तव्य ना देना है, इससे आपका वोटर और देश का जो आम नागरिक है, जो राष्ट्रभक्त है, जिसके अंदर आपने कूट कूट के राष्ट्रभक्ति भर दी है, वो टूट रहा है। उसको लग रहा है कि अब हमारा जो भी मुस्तकबिल हो, अब हमें लग रहा है कि इन्हीं के सहारे, जो राष्ट्र विरोधी है, इन्हीं के सहारे हमको जीना पड़ेगा। रही बंगाल की बात, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने वहाँ के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए क्या किया। जब भी आप गए आपने वहाँ जाके बड़े बड़े तगड़े भाषण दिए और जब वो लोग लड़ने लगे तो आप और आपकी पार्टी बंगाल से फरार हो गई। वो पिट रहे हैं, उनके घरों में आग लगाई जा रही है, उनकी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है ना। अब जरा आप सोचिए कि अगर केंद्र के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इवन अध्यक्ष एक बयान नहीं देते हैं। आप कितने कंफर्ट जोन में दिल्ली में बैठे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक जो बेसिक कार्यकर्ता है वो बंगाल में क्या भोग रहा है,
ये सारी दुनिया को मालूम है, आपको भी मालूम है, पर आपकी तरफ से कोई भी सहायता नहीं जाती है। साहब, आप केंद्र में बैठे हैं, आपके पास 356 है, 355 है, सारी धाराएं आपके पास हैं जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर कोई भी राज्य केंद्र की किसी योजना या आदेश को मानने से इनकार करता है या संप्रभुता पर आंच लाता है तो सरकार को गिराया जा सकता है। मुझे मालूम है आपकी समस्या क्या है। आपको ये लगता है कि अगर हमने बंगाल की सरकार गिरा दी तो फिर ममता बनर्जी विक्टिम बन के खेलेगी और फिर से जीत के आएगी। तो हुजूर आप थे कब? और आपको ये मुगालता कैसे है कि अगर आप सरकार नहीं गिराएंगे तो अगली बार आप बंगाल में जीत जाएंगे और सरकार बना लेंगे? ये सारी चीज़ें अभी आपके लिए बहुत असंभव है। कम से कम एक अच्छे प्रधानमंत्री की जो आप छवि लेके चल रहे हैं उसको तो बनाए रखें। ये कम है कि सुप्रीम कोर्ट को ये बंगाल के बारे में तरह तरह की टिप्पणियां करना पड़ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद देख रहा है कि किस तरीके से इस बच्ची के बलात्कार और हत्या में वहाँ की सरकार इन्वॉल्व थी। ये कम है कि आज आपने देखा कि आईएमए ने जो आरजीकर विश्वविद्यालय का जो घोष है प्रिंसिपल, उसकी सदस्यता ही निरस्त कर दी। अब वो डॉक्टर ही नहीं रहा। ये कम है कि राष्ट्रपति ने आज कहा इनफ इज़ इनफ। बहुत लोग ये कहेंगे कि साहब जो राष्ट्रपति ने कहा वो प्रधानमंत्री की ही वाइज है, तो हुजूर आला कर दो ना। मुझे और बहुत सारे लोगों को आप झूठा साबित कर दो, पर वहाँ की सरकार गिरा दो। वहाँ इसलिए गिरा दो पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए नहीं, आम जनता के लिए। अब आप सोचिए कि एक आपका वर्कर आज प्रोटेस्ट के लिए, बड़ा नेता भाजपा का, कलकत्ता में अपनी कार से जा रहा है और उसकी कार रोक के सामने से 3 लोग दिन दहाड़े उस पर गोलियां चला रहे हैं। एक गोली उनके ड्राइवर के माथे को रगड़ती हुई निकलती है, जिसका ब्लड गाड़ी में पड़ा हुआ आप लोग टेलीविज़न पर देख सकते हैं। अगर वो 1 इंच राइट को लग जाती है तो वो वहीं ढेर हो जाता, और या कोई भी निशाना अगर सही बैठ जाता तो आपके भाजपा के सारे नेता मर जाते हैं। क्या चाहिए आखिर? क्या ऐसा चाहिए आपको जिससे आपको लगे कि अब ममता बनर्जी को वहाँ का मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए? अरे साहब, सबसे बड़ा कारण तो वहाँ का भौगोलिक कारण है कि हिंदुस्तान का बंगाल बांग्लादेश बन गया है। बांग्लादेश के मैक्सिमम मुस्लिम जो वहाँ के रिफ्यूजी हैं, जो भाग के आए हैं, जिन्होंने कब्जा कर लिया कलकत्ता और बंगाल में, वो एक तरह से इसे अपने देश से तोड़ना चाहते हैं। इससे बड़ा खतरा हो सकता है क्या? और इंटरनल खतरे तो मैंने आपको गिना ही दिए, चाहे वहाँ पे महिलाओं पर बलात्कार हो रहा हो, चाहे वहाँ हत्याएं हो रही हों, चाहे वहाँ किसी भी इलेक्शन में बगैर गोलीबारी और हत्या के कोई भी इलेक्शन नहीं होता, और यहाँ तक कि जो भाजपा के कार्यकर्ता आपके, उनको गोलियों से मारा जा रहा है। इसके पहले भी कई भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई। हुजूर आला समझ में नहीं आता कि आप कब एक्शन लेंगे। जो आपके अंदर एक शेर बैठा हुआ था, हम तो आपको ही शेर समझते हैं, वो कब दहाड़ेगा, कब पंजा मारेगा, इसका इंतज़ार पूरा देश कर रहा है। मुझे विश्वास है कि आज जो राष्ट्रपति ने कहा है वो आपका ही इशारा है। अगर आपका ही इशारा है तो धमकियों से काम नहीं चलेगा, इसे कार्यान्वित करके बताइए, वरना 2029 बहुत भारी पड़ेगा आपको। फिर मत कहिएगा कि साहब योगी प्रोजेक्ट कर रहा अपने आप को एज ए प्राइम मिनिस्टर। उसका काम उसे प्रोजेक्ट कर रहा है। अगर वो फिर अमित शाह जी को सुपरसीड करके अगर बनता है तो उसका हक बनता है। या तो आप दहाड़िए, साथ में पंजा मारिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं जो राष्ट्रहित वाकई करना चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद।